औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम शुरू कर रहे हैं एडवांस अकाउंटिंग की किताब, जिसमें चैप्टर नंबर 3 है, सेक्शन 1, और चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स। तो बुनियादी तौर पे जॉइंट स्टॉक कंपनी की तश्कील के बाद अब कंपनी को मज़ीद सरमाए की ज़रूरत पड़ गई है और कंपनी पब्लिक से सरमाया इकट्ठा करना चाहती है ताकि मज़ीद लोगों से पैसा लिया जाए, और वो जो रकम इकट्ठी करेगी वो कर्ज़ की शक्ल में इकट्ठी करेगी। तो कंपनी जो है जब कर्ज़ पब्लिक से लेगी तो सेम उसी तरह ही कंडीशंस होगी जिस तरह शेयर्स कंपनी ने इशू करते वक्त अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स की थी। तो कंपनी कर्ज़ की शक्ल में लोगों को डिबेंचर्स इशू करेगी। आसान लफ्ज़ों में जो है वो डिबेंचर जो है वो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है कि कर्जा लेने के लिए जो सर्टिफिकेशन की जाएगी उसको हम नाम देंगे डिबेंचर्स का। कंपनी बुनियादी तौर पे अपनी एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है, और बॉन्ड्स भी इसी किस्म में होते हैं कि सिक्योर्ड अगर आपका कर्ज है तो बॉन्ड्स हैं, अगर अनसिक्योर्ड लोनिंग हो रही है तो वो डिबेंचर्स इशू करेगी। एंड टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट का मतलब है कि कंपनी इसी काम के लिए कर्ज हासिल करने के लिए सर्टिफिकेट्स भी इशू कर सकती हैं, जिनको हम टर्म्स फाइनेंस सर्टिफिकेट कहेंगे, जिसमें ये एक ख़ास मुद्दत के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लोगों से कर्ज वसूल करने के लिए सर्टिफिकेशन जारी कर सकती है। तो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। तो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो अंडर डिस्कशन आएंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर की खसूसियात। डिबेंचर बुनियादी तौर पे एक कर्ज का सर्टिफिकेट है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, जो कंपनी इशू करेगी पब्लिक को, और इसके बदले में सर्टिफिकेशन के बदले में लोगों से कर्ज वसूल करेगी। ये जो कर्ज होगा ये इसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाएगा, फिक्स्ड रकम के ऊपर फिक्स्ड परसेंटेज के साथ आपका कंपनी जो है वो इंटरेस्ट पे करेगी। ये इंटरेस्ट सालाना भी हो सकता है और 6 माह का भी हो सकता है, 6 माही भी हो सकता है, 6 मंथ का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा सकता है, एनुअली भी किया जा सकता है। रूटीन में नॉर्मली जो हम क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर के अंदर वो 6 मंथ के हिसाब से जो है इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और जहाँ पे वो कहेगा कि यहाँ पे इंटरेस्ट एनुअली हमने चार्ज करना है तो उसका एनुअली भी कैलकुलेशन कर सकेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो डिबेंचर्स की टाइप्स हैं उसके आगे बारे में हम बताएंगे डिटेल के साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक डिस्कशन होगा चैप्टर के अंदर वो है डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर, कि शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर में क्या फ़र्क है। बुनियादी तौर पे जो शेयर होल्डर है वो कंपनी का ओनर होता है, और डिबेंचर होल्डर जो है वो कंपनी का क्रेडिटर होता है। ठीक है, शेयर होल्डर आपका कैपिटल में इजाफा करेगा, डिबेंचर्स जो है वो होल्डर जो है आपकी लाइबिलिटी में इजाफा करेगा। इसके बारे में मज़ीद हम डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कशन हो गया इंपॉर्टेंट डिटेल्स रिलेटिंग टू डिबेंचर, डिबेंचर के रिलेटेड और जो मालूमात है वो उसके ऊपर डिस्कशन होगी। वाई कंपनी प्रेफर टू डिबेंचर इशू, कंपनी डिबेंचर इशू क्यों करती है। तो बुनियादी तौर पे कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इंटरेस्ट पे करने से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस इजाफा हो जाता है, एक्सपेंस के इंक्रीज़ हो जाते हैं। जब एक्सपेंस इंक्रीज़ होते हैं तो प्रॉफिट कम होता है, जितना प्रॉफिट कम होगा उसके ऊपर कम ही हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो डिबेंचर इशू करने से टैक्स में हमें बचत हो जाती है, जबकि शेयर्स इशू करने में हमें टैक्स में बचत नहीं होगी। ये एक थोड़ी सी मैंने माइन्यूट सी माइनर सी एक स्टेटमेंट दी है जो आपके पास वाई कंपनी प्रेफर टू डिबेंचर इशू के बारे में है। इसके बारे में आगे कैलकुलेशन किए हैं, उसको हम देखेंगे कैसे हम इसको प्रेफर करते हैं डिबेंचर इशू को। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर की कौन सी अकसाम है, डिबेंचर्स किस किस तरह से हम इशू करके कंपनी जो है वो अपने डिबेंचर्स को इशू करेगी, किस किस कंडीशन पे होगी, पार पे होगी, प्रीमियम पे होगी, डिस्काउंट पे होगी, रिडेम्पशन हो किस तरह होगी, वापसी कैसे होगी, सो ऑन। आगे डिटेल्स इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कंपनी जो इंटरेस्ट पे करेगी डिबेंचर के ऊपर वो मैंने आपको अभी बताया कि वो 6 मंथ का भी हो सकता है, सालाना भी हो सकता है। ये इंटरेस्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, और इस इंटरेस्ट को पे करने से कंपनी की जो है लाइबिलिटी में लाइबिलिटी कह रहा हूँ, एक्सपेंस में इजाफा होगा, और जिससे आपका प्रॉफिट में कमी आएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर,
अपने ही ख़रीदे हुए डिबेंचर पर जब इंटरेस्ट कंपनी देगी तो उसको बेसिकली वसूल करेगी। ठीक है, ऑन डिबेंचर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि कंपनी बाज़ औक़ात अपना ही डिबेंचर मार्केट से ख़रीद लेती है और कंपनी खुद इंटरेस्ट वसूल करके इनकम का बढ़ा लेती है, इससे एक्सपेंस में कमी आती है। इस पर बात करेंगे, ये क्वेश्चन भी इसके रिलेटेड हम बाकायदा करेंगे। नेक्स्ट है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कि कर्ज़ को जो हमने हासिल किया उसको वापस कैसे करना है। वापसी कर्ज की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी कि कर्ज को वापस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय परचेज इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट से ही डिबेंचर्स को ख़रीद के भी हम कर्ज की वापसी की जा सकती है। ओपन मार्केट का मतलब यह है कि स्टॉक एक्सचेंज में या पब्लिक से हम डिबेंचर को, कर्जे की सर्टिफिकेट को वापस लेके कर्ज वापस करेंगे, डिबेंचर्स को कैंसिल कर देंगे या री इशू कर देंगे। ये जिस तरह क्वेश्चन में बताया जाएगा उसके बारे में उसी तरह ही हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर दी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन डिबेंचर, कंपनी अपना ही डिबेंचर पब्लिक से या स्टॉक एक्सचेंज के ख़रीद लेती है। अपना डिबेंचर ख़रीदने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कंपनी के इंटरेस्ट में कमी आएगी। तो किस तरह कमी आएगी इसके बारे में डिटेल से बात होगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट कोटेशन, ये दो हमारे पास मेथड हैं इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के। कम इंटरेस्ट का मतलब है कि इंटरेस्ट की रकम डिबेंचर के इशू करते वक्त उसमें शामिल थी, और एक्स का मतलब, इंटरेस्ट का मतलब है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, के इंटरेस्ट की रकम उस डिबेंचर की रकम में शामिल नहीं है। मिसाल के तौर पर कंपनी जब डिबेंचर इशू करेगी तो जितने की डिबेंचर इशू किए हैं साथ ही उसकी इंटरेस्ट की जो पेमेंट है वो उसकी रकम उसके में शामिल है या नहीं है, ये फैसला हम करेंगे कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट कोटेशन के अंदर। या दूसरी बात यह है कि कंपनी जब डिबेंचर इशू करेगी बिटवीन इंटरेस्ट डेट्स, मिसाल के तौर पे जनवरी 1 को कंपनी ने डिबेंचर इशू किया और 30 जून को कंपनी इंटरेस्ट देना चाहेगी 6 माह बाद, तो इसके दरमियान जनवरी 1 और 30 जून के दरमियान 30 जून से 31 दिसंबर के दरमियान किसी भी मंथ में कंपनी अगर दोबारा इशू करती है डिबेंचर तो उस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस तरह करेंगे इसके बारे में भी डिटेल से बात होगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है हम पढ़ रहे हैं एडवांस अकाउंटिंग। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर्स, बाउंड्स एंड टर्म्स एंड फाइनेंस सर्टिफिकेट्स। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर। यहाँ पे डिटेल के साथ डिबेंचर के बारे में बताया गया है कि एक कंपनी कैन बोरो मनी फॉर द पर्पस ऑफ इट्स बिजनेस, कंपनी अपने बिजनेस के चलाने के लिए कर्ज लेती है एंड इशू डिबेंचर्स, और डिबेंचर को जारी करती है, विच आर डॉक्यूमेंट्स एक्नॉलेज दैट मनी बोरोड, जो कि एक डॉक्यूमेंट होती है कंपनी के कर्ज लेने की, यानी कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होती है, उधार लिया जाता है, कंटेनिंग प्रोविजन फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें हम एक प्रोविजन बनाते हैं कि उसकी असल रकम कर्ज की वापस कर दी जाए, एंड द पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट, और साथ उसकी पेमेंट की जाए इंटरेस्ट की, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। सो द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 डिफाइन द डिबेंचर्स एज फॉलोज। डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड्स, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट एंड एनी सिक्योरिटी अदर देन ए शेयर ऑफ कंपनी। डिबेंचर में शामिल हैं डिबेंचर का स्टॉक, बॉन्ड्स और टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, एंड एनी सिक्योरिटी अदर देन, शेयर का मतलब है शेयर्स के अलावा कोई भी सिक्योरिटी जो है कंपनी जो इशू करेगी। मिसाल के तौर पर बॉन्ड्स इशू कर देती है, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट इशू कर दिए जाते हैं, या डिबेंचर का स्टॉक इशू कर दिया जाता है जो कि कर्ज का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। ठीक है, वेदर द कंस्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट, चाहे वो उसका इफेक्ट एसेट पर हो या उसका ना हो, तो ये डिबेंचर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट लिखा हुआ है डिबेंचर्स आर कॉमनली रिडीमेबल। डिबेंचर्स जो हैं आम तौर पर काबिल वापसी होती हैं। जाहिर सी बात है कंपनी ने कर्ज लिया तो कर्ज को वापस करना है। ठीक है, डिबेंचर्स आर कॉमनली रिडीमेबल दैट इज पेएबल एट द एंड ऑफ डेफिनेट पीरियड, कि जो एक मखसूस मुअय्यना वक्त तक जो आपने कर्ज लेने की शर्त रायत में टाइम फिक्स किया होगा वहाँ तक उसको वापस करना है। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट इररिडीमेबल, जब का कंपनी डिबेंचर इशू करेगी इररिडीमेबल, ना काबिल वापसी, देन देयर वुड बी नो पर्टिकुलर टाइम फिक्स विद इन विच द अंडरटेकिंग वुड बी बाउंड टू पे देम। तब कंपनी के पास फिक्स टाइम नहीं है कि कंपनी कब उस कर्ज को वापस करे। मिसाल के तौर पे कंपनी ने 1 साल के लिए कर्ज का सर्टिफिकेट जारी किया तो ये डिफाइन हो गया टाइम पीरियड, तो ये हमारे पास हो जाएगा रिडीमेबल। ठीक है, और अगर कंपनी ने कहा कि मैं आपका कर्ज का वापसी कर दूंगा, वक्त के साथ साथ टाइम मुहैया नहीं किया, तो ये हमारे पास आ जाएंगे इररिडीमेबल डिबेंचर हो जाएंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है व्हेन ऑल द डिबेंचर्स ऑफ एन इशू आर मैच्योर एट द सेम टाइम, जब तमाम डिबेंचर एक ही वक्त में
मिच्योर हो जाएं, मिच्योर होने का मतलब है काबिल वापसी करने का जो टाइम सेम हो, देन दे आर कॉल्ड टर्म डिबेंचर, फिर उनको हम टर्म डिबेंचर कहेंगे। इफ़ द सिक्योरिटीज इफ़ द मेच्योरिटीज आर सेपरेट ओवर सेवरल डेट्स, अगर मेच्योरिटीज मुख्तलिफ डेट्स पर रखी गई है, दे आर कॉल्ड ए सीरियल डिबेंचर, फिर हम उनको सीरियल डिबेंचर का नाम देंगे। Secure debenture is that gives the holder claim on particular asset in the event that the issuing company fails to meet its obligation on a डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर की डेफिनेशन लिखिए, सिक्योर डिबेंचर वो होंगे जिसमें कंपनी का जो होल्डर है, डिबेंचर होल्डर है, वो उस एसेट के अगेंस्ट आपको कोई डिबेंचर इशू करे, और अगर आप डिबेंचर्स की रकम वापस नहीं कर पाते तो कंपनी का जो इशू की हुई थी आपने वो सिक्योरिटी या एसेट, उसके ऊपर वो क्लेम कर सके। नेक्स्ट लिखा हमारे पास, एक डिबेंचर होल्डर इज़ ए क्रेडिटर ऑफ कंपनी एंड ए शेयर होल्डर इज़ ए ओनर ऑफ कंपनी। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और ये सबसे अहम बात है, डिबेंचर होल्डर जो कंपनी का क्रेडिटर होता है लाइबिलिटी बनेगी, जबकि शेयर होल्डर इज़ ए ओनर ऑफ द कंपनी, जो ओनर होगा और वो कैपिटल का हिस्सा बनेगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है वाई कंपनी इज प्रेफर टू डिबेंचर इशू, कंपनी डिबेंचर इशू को क्यों प्रेफर करती हैं। तो ये मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ कि कंपनी डिबेंचर को इसलिए प्रेफर करती हैं कि डिबेंचर के ऊपर एक्सपेंस बनाया जाता है, इंटरेस्ट की शक्ल में दिया जाता है इंटरेस्ट, जो कि एक्सपेंस होगा और हर साल उसको जो है ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, जबकि अगर कंपनी इशू कर दे, शेयर्स इशू कर दे कि उसके ऊपर कंपनी के ओनर भी बढ़ जाएंगे, ओनरशिप भी बढ़ जाएगी, और कंपनी का प्रॉफिट या डिविडेंड भी उनको देना पड़ेगा। यहाँ साथ एक छोटी सी एग्जांपल भी दी हुई है मैंने, तो देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, इन इशू शेयर बाय ए कंपनी मस्ट पे डिविडेंड ऑन द शेयर बट ए डिबेंचर इशूड बाय ए कंपनी मस्ट पे इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर होल्डर, सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आर एक्सपेंस विच इज इफेक्ट द इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी अगर इशू करेगी शेयर्स तो कंपनी को डिविडेंड देना पड़ेगा, जबकि डिबेंचर इशू करते वक्त कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि एक्सपेंस होगा और वो इफेक्ट करेगा हमारी इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। अगर लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेबल इज डिडक्टेबल एज एक्सपेंस बाय द कंपनी वाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम बट डिविडेंड पेड ऑन द शेयर्स इज नॉट, कि कंपनी जब डिबेंचर इशू करेगी तो वो उस पर इंटरेस्ट देने से आपकी कंपनी का एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज़ होगा और आपका प्रॉफिट डिक्रीज़ होगा, जिससे प्रॉफिट के ऊपर हमेशा टैक्स लगाया जाता है। तो प्रॉफिट आपको जितना कम होगा उतना ही आपका टैक्स कम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर लिखा द फॉलोइंग टेबल शोज द अर्निंग पर शेयर EPS अर्निंग पर शेयर अंडर 2 अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ फाइनेंसिंग। ये जो टेबल अब दिखाया जा रहा है इसके अंदर दोनों मेथड के तहत हमें उसने विजुलाइज किया हुआ है स्क्रीन के ऊपर कि अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं या कंपनी ने शेयर इशू किए हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखें हमारे पास जो लिखा हुआ है, इफ़ शेयर्स आर इशूड, अगर शेयर इशू किए जाएँ तो क्या सिचुएशन है। इफ़ 10% डिबेंचर्स, अगर 10% डिबेंचर इशू किए तो क्या कंडीशन होगी। लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, से पहले नेट प्रॉफिट आपका 12 लाख रुपए, दोनों साइड पे लिखा हुआ है लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 25 लाख के आपने डिबेंचर इशू किए हुए हैं, जो कि इसका 10% आपका 2,50,000 रुपये इंटरेस्ट होगा। ये इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, 12 लाख में से 2,50,000 तो 9,50,000 बच जाएगा। इसी तरह दूसरी साइड पर इंटरेस्ट का इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि शेयर इशू करने से इंटरेस्ट पे इफेक्ट नहीं होता, डिबेंचर इशू करने से आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले अर्निंग आपके पास दी गई है, लेस इनकम टैक्स 40% रिज्यूम करेंगे, 12 लाख पे 40% 4,80,000 और 9,50,000 पे 40% 3,80,000 रुपये आपका टैक्स है। अब यहाँ पे भी आप देख लें कि अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू किए तो आपको कम टैक्स देना पड़ रहा है बनिस्बत शेयर इशू करने के। नेट इनकम आपके पास शेयर इशू करते हुए 7,20,000 है, तो नेट इनकम आपके पास 7,20,000 इस साइड पे, और इधर हमारे पास जो डिबेंचर हैं वो 5,70,000 नेट इनकम बन रही है। तो इधर से नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग जो आपने शेयर इशू किए हैं 60,000 इशू किए तो 12 रुपये का एक शेयर है, जबकि इधर हमने 35,000 शेयर इशू किए हैं तो हमारे पास 16.29 का एक अर्निंग पर शेयर प्रॉफिट चल रहा है। तो असल बात यहाँ पे ये बतानी थी कि अगर आपका प्रॉफिट जो है वो आपका ज़्यादा है तो आपको टैक्स भी ज़्यादा लगा है, और इसी तरह अगर प्रॉफिट कम हुआ है तो आपका टैक्स भी कम हुआ है। यहाँ 3,80,000 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है, यहाँ 4,80,000 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये हमारे पास बुनियादी तौर पे बताया गया है कि वाई कंपनी प्रेफर टू डिबेंचर इशू, डिबेंचर इशू को क्यों प्रेफर करती हैं, क्योंकि इससे कंपनी का टैक्स कम देना पड़ता है। और ठीक है, और दूसरी बात यह कि अर्निंग पर शेयर भी ज़्यादा होती है, डिबेंचर इशू करने से अर्निंग पर शेयर ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, एडवांस अकाउंटिंग बुक का नाम है चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स। अब हम देखेंगे
स्टेजेस ऑफ डिबेंचर। तो सबसे पहले डिबेंचर्स हैं, इसको इशू करते हुए दो उसकी आगे मजीद कैटेगराइज की गई हैं। इशूस ऑफ डिबेंचर, सबसे पहले डिबेंचर इशू किया गया है, आगे फिर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, फिर डिबेंचर को वापस कैसे करेंगे। तो इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर आगे दो कैटेगरी हैं, कंसिडरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरी है इशूड ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर को हासिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको वापस कर इशू है रिडम्पशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे लिखा हुआ है हमारे पास कंसिडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या गया है, कंसिडरेशन इन कैश। अगर आप डिबेंचर नकद पे इशू कर रहे हैं, कैश पे इशू कर रहे हैं। इसी तरह कंसिडरेशन अदर दैन कैश, अगर आप डिबेंचर को इशू करते हुए कैश नहीं ले रहे बल्कि कोई एसेट इसके बदले ले रहे हैं। या नेक्स्ट हमारे पास है एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, या डिबेंचर्स को इशू करते हुए आप लोन कर रहे हैं बैंक के साथ, और बैंक में जब आप डिबेंचर इशू करते हैं तो आपको कोई सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है जो कि कर्ज की मुद्दत और वैल्यू से ज़्यादा होती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इन कंसिडरेशन इन कैश के आगे तीन कैटेगरी हैं। एट पार पर अगर डिबेंचर इशू कर रहे हैं, असल कीमत पर डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 100 रुपये का डिबेंचर था, 100 रुपये में ही उसको इशू कर रहे हैं तो एट पार वाली कंडीशन होगी। एट प्रीमियम, अगर असल कीमत से ज़्यादा की कीमत पर आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं, असल कीमत आपके डिबेंचर की 100 रुपये थी लेकिन आप 110 रुपये पर डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो एट प्रीमियम वाली कंडीशन आएगी। इसके बाद आएगा एट डिस्काउंट, अगर आप कम डिबेंचर को असल कीमत से कम प्राइस पर इशू कर रहे हैं तो वो एट पार वाली कंडीशन होगी। 100 रुपये वाला डिबेंचर 90 रुपये में अगर इशू कर रहे हैं। कंसिडरेशन अदर दैन कैश के आगे दो कैटेगरी हैं, परचेज ऑफ एसेट्स। एक तो ये है कि आपने डिबेंचर इशू किए तो आपने कोई एसेट खरीद लिया है, या आपने क्या किया है कि परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, तो आपने एसेट को नहीं खरीदा बल्कि एक चलते हुए बिजनेस को खरीद लिया है। ठीक है, तो उसके बदले आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं तो ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है इशू एट रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर डिबेंचर आपने काबिल वापसी होने की कंडीशन पे दी हैं कि डिबेंचर को जो आपने इशू किए हैं उसको हमने वापस कर देना है कर्ज को, तो उसकी कौन कौन सी कैटेगरी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास 5 कैटेगरी हैं। नंबर 1 में लिखा हुआ है इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार, कि आपने इशू करते हुए जब डिबेंचर असल कीमत पे इशू किया था और वापस भी इशू कीमत पे ही लेंगे। मिसाल के तौर पे 100 रुपये वाला डिबेंचर था और आपने उसको 100 रुपये में ही वापस लिया है, किसी कंपनी ने पब्लिक से 100 रुपये एज ए कर्ज वापस लिया है और 100 रुपये ही वापस कर दिया है, तो ये एट इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार वाली कंडीशन होगी। ना कंपनी को गेन हुआ है ना लॉस हुआ है। ठीक है, इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, आपने कंपनी का डिबेंचर इशू करते हुए पार वैल्यू पे इशू किया था और वापसी जो है वो काबिल वापसी वो प्रीमियम पे हुआ है। 100 रुपये पे इशू किया था और 110 रुपये पे वापस लिया है, तो ये कंडीशन हो जाएगी इशूड एट पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो इस कंडीशन में कंपनी को लॉस होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है इशूड एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार, कंपनी ने डिबेंचर को इशू किया था प्रीमियम पे और रिडीमेबल किया है पार वैल्यू पे कि 110 रुपये से पे वसूल किया था कर्ज और वापस करते हुए 100 रुपये दिए, तो यहाँ पे कंपनी को 10 रुपये का फ़ायदा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार, अगर कंपनी ने डिबेंचर को इशू डिस्काउंट पे किया हुआ है और काबिल वापसी पार पर है तो ये आपके कंडीशन हो जाएगी इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल पार। और लास्ट हमारे पास है इशूड एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट प्रीमियम, डिबेंचर इशू करते हुए आपने डिस्काउंट पे दिया था और वापस करते हुए डिबेंचर आपने प्रीमियम पे लिया है, तो यहाँ पे डबल लॉस होगा। तो हम जब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो इसके मैं जर्नल एंट्रीज भी बताऊंगा और साथ इसकी डिटेल भी बताई जाएगी। नेक्स्ट जो सेकंड आइट था हमारे पास रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो उसमें हमारे पास 3 पॉइंट हैं। सबसे पहले आता है रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट, कि अगर आपने डिबेंचर को वापस करना है तो आप किस्तों में डिबेंचर की वापसी कर रहे हैं, थोड़े थोड़े करके पैसे आप इनको वापस कर रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, वापसी कर रहे हैं कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने डिबेंचर को कन्वर्ट करवा लिया है किसी शेयर्स में या न्यू शेयर डिबेंचर्स में कन्वर्जन करवा लिया है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है रिडम्पशन इन लम सम आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, कि आपने डिबेंचर को इकट्ठे ही जितने टाइम मुद्दत का मायदा हुआ था उसके एंड पे इकट्ठे ही का वापस कर्जे की वापसी की रकम सारी पे कर दिया। नीचे मैंने लिखा हुआ है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, यानी कि एक फिक्स पीरियड जो था हमारे पास वो 5 साल का था, तो कहा आपने क्या किया 5 साल में कर्ज लिया हुआ था तो बार बार हर साल कर्ज नहीं दिया बल्कि
इकट्ठे ही 5 साल बाद उनके कर्ज की रकम वापस कर दिया, डिबेंचर्स की रकम वापस कर दिया। तो यहाँ पे इसकी भी डिटेल में हम देखते हैं कि क्या हमारे पास पॉइंट्स हैं। रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट के आगे 2 पॉइंट हैं, तो लिखा हुआ है रिडम्पशन ऑफ फिक्स्ड सम ऑफ डिबेंचर, कि आपने फिक्स्ड रकम जो है डिबेंचर की वो वापस कर दी है। अगर रिडम्पशन बाय परचेज इन ओपन मार्केट, आपने डिबेंचर को वापस किया, ओपन मार्केट से डिबेंचर अपना ही परचेज कर लिया, ठीक है। आगे लिखा रिडम्पशन ऑफ फिक्स्ड सम ऑफ डिबेंचर में 2 कंडीशनें हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट और दूसरी है आउट ऑफ कैपिटल, कि जब आप कंपनी के डिबेंचर को वापस करेंगे तो पैसे कहाँ से लेंगे, या तो आप प्रॉफिट में से पैसे निकाल के दे देंगे कर्ज की रकम, या आप कैपिटल में से पैसे निकाल कर कर्जे की चीज़ वापस कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिडम्पशन ऑफ बाई परचेज इन ओपन मार्केट, आपने ओपन मार्केट से अपना ही डिबेंचर ख़रीद लिया है, तो 2 कंडीशन हैं फॉर कैंसलेशन। फॉर कैंसलेशन का मतलब है डिबेंचर के कर्ज वापस करने के लिए जो आपने डिबेंचर का सर्टिफिकेट इशू किया हुआ था उसको आपने ख़त्म कर दिया है, या आपने क्या किया एज ए इन्वेस्टमेंट, उसी डिबेंचर को आपने वापस लेके आगे मजीद किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया डिबेंचर कर्ज का सर्टिफिकेट। नेक्स्ट हमारे पास जो है एज इन्वेस्टमेंट है, 2 पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। कैंसलेशन आफ्टर सम पीरियड, अगर आपने कुछ वक्त के बाद उसको कैंसिल कर दिया है, या री इशूड ऑफ सम पीरियड, या दोबारा आपने उसको री इशू कर दिया कुछ वक्त के लिए डिबेंचर, मजीद आगे किसी कंपनी को या पब्लिक के किसी फर्द को आपने डिबेंचर इशू कर दिया, री इशू कर दिया। जो आपने लम सम रकम देनी है रिडम्पशन इन लम सम, उसके अंदर क्या होगा कि आप 2 अकाउंट बनाएंगे, 2 पॉलिसीज़ होंगी, उन 2 मेथड के तहत क्या होगा कि आप अपने पैसे जो है डिबेंचर्स के उस पॉलिसी के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे, और वहाँ से जब आपको पॉलिसी ख़त्म होने के बाद रकम इकट्ठी मिलेगी तो वो रकम आप ये कर्ज अपनी वापस कर देंगे। तो कौन सी पॉलिसी, सबसे पहले कहता है डिबेंचर सिंकिंग फंड मेथड। तो होगा क्या कि आपने इधर कर्ज जारी किया और उस कर्ज की रकम को वापस करने के लिए एक फ़ंड बना लिया कंपनी ने, और उस फंड के अंदर थोड़े थोड़े करके पैसे रखते गए हैं। 5 साल की मुद्दत होने के बाद, पूरी होने के बाद, कंपनी वही रकम उठाकर अपने पब्लिक को अपना कर्ज वापस कर देगी। या दूसरा मेथड है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, कि कंपनी ने जो कर्ज लिया है उससे एक इंश्योरेंस कंपनी वालों से एक पॉलिसी ख़रीद ली है, उनको इंस्टॉलमेंट देते रहे हैं, प्रीमियम देते रहे हैं, और 5 साल की मुद्दत के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी वालों ने आपको इकट्ठे लमसम रकम दी है, उनकी पॉलिसी के मुताबिक वही रकम आपने वहाँ से हासिल की है, उठा के अपने कर्ज की रकम सब लोगों को वापस कर दिया है। तो ये हमारे पास पूरे चैप्टर का, जिसको मैंने आगे फर्दर एक एक करके डिटेल के साथ डिस्कशन करनी है, ये पूरा ओवरव्यू आपके सामने बना कर दिखा दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट अभी हम आप देखते हैं कि अब हर एक को हम फर्दर किस तरह डिस्कस करेंगे।